बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग बीपीएससी पीआरटी के लिए गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। ये जो हमारा टोटल प्रैक्टिस सेट है ये 7वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। अगर इससे पहले के प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर जाकर सारे प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा। सभी प्रश्न जो हैं वो कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ बिल्कुल देसी अंदाज में सॉल्व किए गए हैं। आपको प्रैक्टिस सेट देखने में बहुत मजा आएगा। अब भैया आपके पास 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। गणित विषय एक ही बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसमें जितने भी आपके अधिक नंबर होंगे उससे आपकी मेरिट उतनी ही ऊपर हाई जाएगी। यानी कहने का मतलब आपका गणित ही ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो अब डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है, आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाइए जिसमें मिक्स प्रश्न दिए होते हैं। इस प्रकार के अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट ही लगाइए। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए आज का अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं और जल्द ही हम लोग मैराथन क्लास भी लेकर आएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही आसान है, बच्चों वाला प्रश्न है। कक्षा 6 के बच्चे इस प्रकार के प्रश्न करते हैं। देखिए गणित बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट होता है। इसको आप जब ध्यान से पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे ना, तो जो प्रश्न होता है उसी में आपका आंसर छुपा होता है। इसमें सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, ये 80 है, यहाँ 50 का मतलब होता है गुणा 50%, यानी कि 50% वाला निशान हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। का मतलब गुणा और 90% यानी 90 लिखेंगे और नीचे प्रतिशत के निशान हटाएंगे तो नीचे आपका 100 आता है। यानी कि ये जो प्रतिशत के निशान होता है जब इसको हम लोग हटाते हैं तो हमें 100 का भाग होता है। ध्यान में रखिएगा, प्रतिशत लगाने के लिए क्या होता है, 100 का गुणा होता है, ठीक है। और प्रतिशत हटाने के लिए, प्रतिशत अगर कहीं लगा हो उसे हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 का क्या करते हैं भैया, भाग करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जानते रहिएगा। इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए तो इसमें आपको पेन भी नहीं उठाना है। कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन आप अपने मन से कर सकते हैं। यह मौखिक प्रश्न है। आपके बीपीएससी पीआरटी में बहुत हाई लेवल के प्रश्न नहीं आएंगे। एसएससी में, रेलवे में जिस प्रकार के खतरनाक प्रश्न आते हैं उस प्रकार के प्रश्न नहीं आएंगे। बिल्कुल नॉर्मल लेवल के प्रश्न आएंगे। कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 के स्तर के नॉर्मल प्रश्न आएंगे। ये प्रश्न अगर आपके पेपर में आ जाए इसमें आपको पेन भी नहीं उठाना है। सिंपल शब्दों में समझिए क्या करना है, मौखिक ये प्रश्न करने की कोशिश करना है। यहाँ पर 80 लिखा है, 80 का आपको 50% निकालना है। तो 80 का 50% यानी कि आधा, तो 80 का आधा कितना हो जाएगा, 40। अब इस 40 आ गया, 40 का आपको 90% निकालना है। यानी 40 के आपके ऐसे 100 भाग करना है और उसमें से 90 भाग ले लेना है। यानी कि अगर हम 10-10 का भाग करें, 10-10 के हिसाब से भाग करें तो कितना होगा, 4 का पढ़ा पढ़ लीजिए, 4 धामा 40 और 90% कितना होगा आपका 36 होगा। कहाँ पर है, ये पहला वाला विकल्प ही आपका बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। 40 का 90%, 9 चौक 36 ही तो होता है। परसेंटेज के हिसाब से कर सकते हैं अथवा आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 40 के हम 10-10 के हिसाब से कितने भाग करेंगे, 10 भाग करेंगे, जिसमें से 9 भाग हम ले लेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 36 आएगा। कुल मिला के कहने का हमारा सीधा मतलब है, तो इस प्रकार का जब भी बच्चों वाला प्रश्न आ जाए तो उसमें पेन उठाने की कोशिश नहीं करना है। गणित में हमें भैया हर चीज सीखने की कोशिश करना है। कुछ प्रश्न मौखिक लगाना है और कहीं कहीं कॉन्सेप्ट और ट्रिक का प्रयोग करके जल्दी से प्रश्न को सॉल्व कर लेना है। तो ये मौखिक वाला प्रश्न था। इतने आसान प्रश्न के लिए इतना समय हमने दिया है यह समझाने के लिए कि एक ही चीज, कोई भी प्रश्न मिले सीधे कैलकुलेशन मत करिए, उसमें कुछ ना कुछ आप मौखिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। यह प्रश्न भी अगर आपके पेपर में आता है तो इसको आपको मौखिक सॉल्व करना है। पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने समझाया था मौखिक सॉल्व करने का क्या मतलब होता है। यहाँ जो रूट के अंदर लिखा होता है इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ रूट के अंदर कितना लिखा है, 14। तो ऐसी 2 संख्याएं हमारा आंसर होंगी जिसका गुणा करने पर 14 आता है और यहाँ कितना है, 9, और जोड़ने पर 9 आता है। देखिए विकल्प ए लीजिए, 5 और 2 का गुणा करेंगे 10 आएगा, ये तो हो नहीं पाएगा। विकल्प सी लीजिए, 15 आएगा गुणा करने पर, 3 और 5 का गुणा करेंगे 15 आएगा। विकल्प बी ध्यान से देखिए, 7 और 2 का गुणा करेंगे 14 आएगा और 7 और 2 अगर जोड़ेंगे तो हमारा 9 आएगा। इस प्रकार से हमारा ये विकल्प भी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। बात समझ में आई। इसमें क्या करना होता है इस प्रकार के प्रश्नों में, ये वाली संख्या आपको देखना है, गुणा करने पर 14 आए और ये संख्या देखना है जोड़ने पर 9 आए।
तो यही हमारा विकल्प बी आपका आंसर रहेगा। इस प्रकार आपको मौखिक ये प्रश्न सॉल्व कर लेना है। अब कुछ हमारे भाई बंधु इस प्रश्न को नहीं समझ पाए होंगे, तो उनके लिए हम डिटेल में समझा देते हैं कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। आपके प्रश्न में क्या लिखा है, 9 + 2 और यहाँ पर 14 लिखा है, ठीक है। तो 14 के दो ऐसे गुणनखंड करिए जिनको गुणा करने पर कितना आता है, आपका 14 आ जाए तो 7 2 का गुणा करेंगे 14 आ जाएगा, और जोड़ने पर कितना आता है, 9 आता है। तो यहाँ हमारा 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो क्या कहने का मतलब है, यहाँ आप 9 की जगह पे क्या लिख दीजिए, 7 + 2 लिख दीजिए +2, और यहाँ पर आपका 14 दिया ही है। आंसर हमारा प्रश्न का आ चुका है, लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे वो आपको समझा देते हैं। यहाँ 7 का क्या लीजिए, अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट लेके वर्ग कर दीजिए। तो रूट लगा के वर्ग करेंगे तो ये आपका कुल मिला के 7 ही लिखा रहेगा। इसी प्रकार 2 पे रूट का निशान लगाइए और इसका वर्ग कर दीजिए, वर्ग हटाएंगे तो कुल मिला के 2 ही लिखा है। बस लिखने का तरीका यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, और रूट के अंदर यहाँ जो है 7 और यहाँ गुणे 2 कर दिया है, ठीक है। तो ये √7 को a मान लो, √2 को b मान लो, और यहाँ √7a और गुणे √2 आपका b ये लिखा गया है। तो ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, जहाँ पर a का मान है √7 और b का मान है √2। इसका क्या बन रहा है, होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। आपको क्या निकालना है, वर्गमूल, और जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्ग करेंगे, वर्गमूल लेंगे तो ये जो स्क्वायर वाला निशान है ये खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका कितना बचेगा, यहाँ पर √7 रहेगा, तो यहाँ पर √7 और प्लस के √2, ठीक है। आंसर आ गया। तो कुल मिला के आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना आसान सा प्रश्न आपके सामने है, इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते समय जो तैराक, जो आदमी तैरता है, तैराक की स्पीड मान लो, तो तैराक की चाल मान लेते हैं। तैराक की चाल हम कितना मान लेते हैं, प्रत्येक प्रश्न में आपको x ही मानना है, क्योंकि x और y मानते हैं तो x पहले आता है इसलिए x मानते हैं। और जो नदी बह रही है उसकी जो स्पीड है, जो धारा है, तो धारा की जो चाल है उसको हम लोग y मान लेते हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में तैरने वाला जो तैराक है वह भी तैर रहा है, तो हमारी चाल क्या होगी, तो प्रतिकूल, सॉरी गलत हमने बोल दिया है। यहाँ प्रतिकूल आपका बोला जा रहा है, प्रतिकूल मतलब विपरीत, उल्टा। तो जिस दिशा में आपकी नदी बह रही है उसके ठीक विपरीत जो तैराक है वो तैर रहा है। तो विपरीत तैरने में जो हमारी चाल होती है वो x - y होती है। आपकी दूरी कितनी दी गई है, 30 दिया गया है, समय कितना दिया गया है, 5 घंटा। प्रत्येक स्थिति में 5 घंटा लगता है ना, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। 30 में 5 का भाग करेंगे तो आएगा 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हमने डायरेक्ट लिख दिया है। अब अनुकूल यहाँ दिया जाए है, अनुकूल मतलब जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में तैर भी रहे हैं, तो एक ही दिशा में दोनों लोग जब जाएंगे तो आपका x + y रहेगा। ऐसी कंडीशन में आपका 40 किलोमीटर जाते हैं और 5 घंटे का समय लगता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी 40 और समय है 5, 5 का भाग करेंगे तो 5 × 8 = 40, तो हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये अनुकूल और ये प्रतिकूल दोनों आपकी स्पीड आ गई, चाल आ गई है। आपको क्या निकालना है, धारा की गति निकालना है। धारा की गति यानी y निकालना है। तो जब x + y का मान 8 दिया गया हो, x - y का मान 6 दिया गया हो, आपको y का मान निकालना है, तो क्या करिएगा, बड़े में से छोटा घटा दीजिएगा, घटा के 2 का भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, जो बड़ी संख्या है यानी 8 बड़ा है, 8 में से छोटा यानी 6 हमारा छोटा है, 8 में से 6 घटा दीजिएगा और फिर 2 का भाग कर दीजिएगा। तो घटाएंगे 2 बचेगा, 2 का भाग करेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर रहेगा। कहाँ पर है, विकल्प सी। विकल्प सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है ना भैया, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलो इस प्रकार से शॉर्ट तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए है, इसको ध्यान से देख लीजिए। देखिए बीपीएससी पीआरटी की आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है आपकी जो मेरिट बनेगी वो सेकंड पेपर से बनेगी, जिसमें गणित के प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं। तो उसमें टोटल 120 प्रश्न आएंगे। उन 120 प्रश्नों के
टोटल 200 से भी अधिक आपको प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं और मात्र 100 रुपये इसकी कीमत रखी गई है। इन प्रैक्टिस सेट को प्राप्त करने के लिए यह एक मोबाइल नंबर दिया गया है 9616395014। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा, व्हाट्सएप से मैसेज करिएगा, BPSC PRT लिख कर मैसेज कर दीजिएगा तो आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो भैया मार्केट से आप कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 2-3 प्रैक्टिस सेट खरीदने जाएंगे ना तो आपके 300-400 रुपया खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना खर्चा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मात्र 100 रुपये में आपको 200 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और जो आपका पहला पेपर है 100 नंबरों का, जिसमें आपकी हिंदी आने वाली है और अंग्रेजी आने वाली, उसको तो बिल्कुल भी मत पढ़िए, वो क्वालिफाइंग है। 30 नंबर आपके आ जाएंगे, 30 नंबर के लिए परेशान मत रहिए, क्वालिफाइंग है, ठीक है, उसके लिए परेशान मत रहिए। जिससे मेरिट बनेगी उसके लिए परेशान रहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों के लिए, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। पैसा इधर उधर बर्बाद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगर आप कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं तो फटाफट प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए। अनुपूरक कोण है, एक्स वाई अनुपूरक कोण है, यानी कि एक्स और अगर वाई जोड़ दें, अनुपूरक मतलब होता है 180, तो दोनों को जोड़ने पर 180 आता है, उसको हम लोग अनुपूरक कोण कहते हैं। यहाँ एक्स का और वाई का अनुपात दिया है 7:8 और y माइनस एक्स निकालना है। देखिए अगर हम अनुपातों को जोड़ें तो हमारा कितना आता है 15, तो 15 अनुपात है, लेकिन कोणों को जोड़ें तो कितना आता है 180, यानी 15 अनुपात 180 के बराबर है। अगर हम दोनों तरफ 15 का भाग कर दें तो एक अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 12 अंश के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान समझिए, हमें क्या निकालना है, y माइनस एक्स निकालना है। y का मान कितना है 8, x का मान कितना है 7, यानी कुल मिला के हमें 8 में से 7 घटाएंगे तो एक अनुपात का मान निकालना है और एक अनुपात का मान आप निकाल चुके हैं, कितना 12 डिग्री। तो 12 डिग्री विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। मौखिक प्रश्न है, ऐसे प्रश्न में पेन उठाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया भैया, ये नहीं इसमें x मान के फिर 7x + 8x करिए, फिर जोड़िए, ये करिए वो करिए, फिर इसमें y का मान निकालिए, फिर x का मान निकालिए, फिर उसमें आप वैल्यू पुट करिए, ये सब कुछ नहीं करना है। आपको जैसे बताया है वैसे ही करना है, बिल्कुल मौखिक प्रश्न है, पेन उठाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। चलो आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये आपके सामने। इसमें बहुत सारे जो हमारे मित्र हैं, भाई बंधु हैं, जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पर या ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं, इतना बेवकूफ़ बनाते हैं बच्चों को इस प्रश्न में कि लंबा चौड़ा आपको समझा देंगे। अरे भैया ये 2 लाइन का प्रश्न है, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, शेष कार्य यानी बचा हुआ कार्य, शेष कार्य और समय का ये प्रश्न है और बराबर शेष कार्य, ये आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझा देते हैं। मान लेते हैं ये हमें काम करना है, ये कोई काम है, कोई दीवाल उवाल है, इसे बनाना है। इतना दीवाल हमने बना लिया है, इतना दीवाल, ठीक है, इतना दीवाल बना लिया। अब इतना दीवाल बचा है, ये है शेष। तो शेष कार्य को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन, ठीक है। तो इसी शेष कार्य से मतलब है, तो जो बचा हुआ है हमें सिर्फ उससे मतलब है, जो पूरा हो गया उससे कोई मतलब नहीं। जैसे कि यहाँ पर भोजन की बात हो रही है, अब जो भोजन 2 दिन में खा लिया लोगों ने, उससे हमारा क्या मतलब, वो तो खत्म हो गया ना, अब वो दोबारा तो आने वाला है नहीं। तो जो खत्म हो गया छोड़ो, जो बचा है उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब बात को ध्यान समझिएगा, 2 लाइन का प्रश्न है। और हाँ, शेष कार्य मतलब यहाँ पर कार्य और समय का प्रश्न है, तो m1 d1 बराबर m2 d2 वाला फार्मूला यहाँ लगेगा। m1 मतलब मैन होता है और d1 मतलब डेज यानी दिन होते हैं। तो ये पहली कंडीशन के लिए है m1 d1 और m2 d2 दूसरी वाली कंडीशन के लिए है। ध्यान से समझिए, पहली कंडीशन में हमारे कितने लोग थे, 36 लोग थे। ये 7 दिन तक पर्याप्त भोजन करते हैं, लेकिन 7 दिन तक आपको d1 की वैल्यू 7 नहीं रखना है। 7 दिन तक जो उन्होंने खाना खाया नहीं, खाना कितना खाया, 2 दिन बाद, 2 दिन तक खाना खाया। 36 लोगों ने 2 दिन तक खाना खाया है, ठीक है। तो जो बचा हुआ भोजन है, ये जो बचा हुआ भोजन है, ये जो बचा हुआ भोजन है, ये 36 लोगों के लिए 5 दिन तक बचा है, क्योंकि टोटल 7 दिनों तक हमारे पास भोजन था। तो अगर यही 36 लोग 5 दिन तक खाएं तो हमारा पूरा भोजन खत्म हो जाएगा। तो जो बचा हुआ भोजन है यानी शेष भोजन है, शेष कार्य है, वो 36 लोग 5 दिन तक खाएंगे तो खत्म हो जाएगा। तो ये पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन समझिए,
ये शेष कार्य वाली दूसरी कंडीशन समझिए। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ कि 6 आदमी, जो 6 उम्मीदवार थे वो छोड़कर चले गए, तो 36 थे, 6 छोड़कर चले गए, तो कितना बचा आपका 30 बचा। तो जब 6 लोग चले गए तो स्वाभाविक सी बात है जो हमारा बचा हुआ भोजन है वो कुछ ज्यादा दिनों तक चलेगा, और इस ज्यादा दिनों को तक हम लोग D2 मान लेते हैं। तो D2 का मान आपको निकालना हुआ बचा हुआ भोजन कितने दिन तक चलेगा, D2 का मान आपको निकालना है। बात समझ में आई? आपको क्या करना है, तो पहली कंडीशन में जो बचा हुआ भोजन है अगर वो 36 आदमी ही खाएं तो 5 दिन में खत्म कर देंगे, तो ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में अगर 6 आदमी चले जाएं तो हमारे पास 30 आदमी बचेंगे, 30 आदमी अगर वो बचा हुआ भोजन खाएं तो कितने दिन चलेगा, यही हमें निकालना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। एक लाइन का प्रश्न है और बहुत सारे हमारे मित्र इसे सॉल्व करेंगे, तो लंबा चौड़ा इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये इसको सॉल्व करिए, ये 6 से काटते हैं, 6 पंचे हो गया 30 और 6 6 36, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया और D2 बराबर आ गया है 6 दिन। और 6 दिन आपका कहाँ पर है, कौन से विकल्प में, पहले विकल्प में है, तो पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर किसी कोचिंग में आप पढ़ने जाइएगा जो आपके नजदीकी शहर में है तो लंबा चौड़ा इसमें मेथड यूज करेगा, लेकिन चलिए इसको हम लोग मात्र 1 से 2 लाइनों में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किसी टेस्ट में 63 के बजाय कितना लिखा गया, 93 लिखा गया, तो 93 लिखा गया था कितना 63, तो इस गलती की वजह से औसत अंकों में आधे की वृद्धि हो गई। आधे की वृद्धि मतलब 1/2 की वृद्धि हो गई। तो 93 लिखा गया, 63 लिखना था, तो बढ़ा कितना है, इसको घटा दो तो आपका 30 की वृद्धि हो गई। छात्रों की संख्या निकालनी है, छात्रों की संख्या को हम मान लेते हैं x। अब आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि जो औसत में वृद्धि होती है, कितनी वृद्धि होती है 30, जो औसत में जो हमारे वैल्यू में वृद्धि होती है, ये हमारा मान है, वैल्यू है, तो जो वैल्यू में वृद्धि होती है उसको जितने स्टूडेंट होते हैं जिसको हमने x माना है उससे भाग कर देते हैं, तो उतना ही प्रत्येक औसत में वृद्धि होती है, तो उतनी ही औसत में वृद्धि होती है। ये आपको पता है ना। जैसे यहाँ पर हमारा 30 औसत की वृद्धि हो रही थी, टोटल छात्रों की संख्या को हमने x माना है, तो जो हमारे औसत में वृद्धि नहीं, वैल्यू में वृद्धि, ये थोड़ा सा जबान लड़खड़ा गई तो इसको आप इग्नोर करिएगा। फिर से समझ लेते हैं, हमारी वैल्यू, हमारे मान में जो वृद्धि हो रही है, मान में कितनी वृद्धि हो रही है, 30 की वृद्धि हो रही है, तो जो हमारे वैल्यू यानी मान में वृद्धि होती है उसको हम टोटल स्टूडेंट से अगर भाग देते हैं तो उतना हमारे औसत में वृद्धि हो जाती है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। तो गुणा कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट आपका 60 निकल आएगा। कहाँ पर है, विकल्प डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ गया। जो आपकी वैल्यू में वृद्धि होती है उसको टोटल स्टूडेंट से भाग देते हैं तो उतना ही औसत में वृद्धि हो जाती है, और औसत में वृद्धि 1/2 की हो रही है, आधे की हो रही है, तो इसका त्रिज्या गुणा करके छात्रों की संख्या आपकी निकल आएगी। बेहतरीन प्रश्न था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें बहुत ही आसान प्रश्न है, डाटा वाटा बनाना पड़ता है लेकिन डाटा नहीं बनाएंगे। ये हजारों बार ये प्रश्न समझा चुके हैं। अगर आप सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो ये प्रश्न, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं बहुत बार आपको मिले होंगे। इसमें डाटा नहीं बनाएंगे, सिंपल तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको पता है जो सिरप होता है, सिरप की मात्रा हमेशा फिक्स होती है, तो पहली कंडीशन में सिरप की कितनी मात्रा है, दूसरी कंडीशन में सिरप की कितनी मात्रा है, हमें बस यही निकालना है। और ध्यान देना है, दूसरी कंडीशन में जो पानी मिलाया गया है उसको हम लोग क्या मान लें, x मान लेते हैं। x लीटर पानी दूसरी कंडीशन में मिलाया गया है। ठीक है, ये अनुपातों का मान तो आप समझ रहे होंगे क्या करना होता है। ठीक है, पहले यहाँ पर प्रतिशत दिया होता था लेकिन इस प्रश्न में यहाँ पर अनुपात दिया गया है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो चलिए समझा देते हैं। मान लेते हैं 2 लोग हैं, उनके पास 2:3 के अनुपात में रुपया है और टोटल कितना रुपया है, 100 रुपया है। तो पहले के पास कितना रुपया है ये निकालने के लिए पहले वाला अनुपात लिखते हैं और अनुपातों का योग कितना है 5, इसको नीचे लिखते हैं और गुणा 100 कर देते हैं, तो पहले वाले व्यक्ति के पास कितना रुपया है ये निकल आता है। ये आपको पता होगा। उसी प्रकार यहाँ पर करना है। आपके पहली कंडीशन में सिरप कितना है, हमें सिर्फ सिरप से मतलब है। सिरप की मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल हमारे पास कितना है 80 लीटर है, 80 लीटर में सिरप का अनुपात कितना है 5 है,
सिरप और पानी है ना, तो पहला वाला अनुपात 5 सिरप का है और दूसरा वाला अनुपात 5 जो 3 है वो पानी का है। तो सिरप वाला अनुपात 5 ऊपर लिखेंगे, वो अनुपातों का योग नीचे लिखेंगे। तो पहली कंडीशन में ये सिरप यानी जो आपका सिरप है उसकी मात्रा निकल आई। दूसरी वाली कंडीशन में 80 लीटर तो हमारे पास था ही, फिर हमने x लीटर पानी और मिला दिया, तो टोटल जो आपका मिश्रण हो गया वो 80 + x लीटर हो गया। ठीक है, सिरप का अनुपात कितना है? सिरप का अनुपात है 5 और इस अनुपातों का योग कितना है? 11। तो आपने क्या किया है, पहली कंडीशन में जो हमारे पास सिरप था उसकी मात्रा लिखा है बराबर दूसरी कंडीशन में जो हमारे पास सिरप था उसकी मात्रा लिखा है और कुछ नहीं किया है। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। कैसे लिखा है इसके लिए हमने यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में भी समझा दिया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, फटाफट आंसर आएगा। ये 10 बार जाएगा और ये 10 बार कटेगा, तो ये 5 से देखो 5 कट गया, 11 का 3 गुणा करो 10 में, तो 11 दहम्मा हो गया 110 बराबर हो गया यहाँ पर 80 और प्लस के x 80 उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30 लीटर। तो 30 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। कहीं कहाँ पर है? विकल्प बी में है, तो आपका 30 लीटर आंसर है। उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखो आप कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे तो ये प्रश्न आपने लगाना स्टार्ट कर दिया होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कक्षा 8 में चक्रवृद्धि ब्याज, कक्षा 7 और 8 में चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया जाता है, वो फार्मूला लगा देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा वो निकाल लेते हैं। बहुत से लोगों को रटा होगा परसेंटेज कि 2 वर्ष में 21% ब्याज मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। लेकिन कैसे मिलता है उसको यहाँ पर समझा देते हैं। देखो पहले वर्ष जो ब्याज मिलेगा वो 10% मिलेगा, दूसरे वर्ष जो ब्याज मिलेगा वो 10% तो मिलेगा ही, और ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी कि पहले साल वाला जो 10% था उस पर 10% का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रतिशत का निशान हटाएंगे, ये तो हो जाएगा 20%। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज का निशान हटाएंगे, नीचे 100 आएगा और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कुल मिला के आपका प्लस के 1 रहेगा और कुल मिला के आपका हो जाएगा 21%। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, ये समझ में आ गया आपको। ब्याज पर आपको ब्याज मिलना है तो 10 का 10% मिलेगा। यहाँ पर ये वाला परसेंटेज का निशान फालतू में लगा हुआ है, तो 10 का 10% मिलेगा तो 1% की आपकी वृद्धि होगी। ये सारी चीजें आपको रटा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कुल मिला के आपको निकालना क्या है, जो आपका मूलधन है 1050 का आपको 21% निकालना है, ये आपको काम करना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1050 यानी 1050 और 21 और परसेंटेज निशान हटाएंगे, आपका 100 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 21 का आप गुणा करेंगे तो आपका ये जो विकल्प है 220.5 पैसा, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बच्चों वाला प्रश्न था। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगाकर भी आप ये प्रश्न सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलो आगे बढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन से किया जाए, चलो रहने दो, हो गया एक बार। फ्रैक्शन मतलब भिन्न के मेथड से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, एक बार सॉल्व अगली बार कहीं देखेंगे। ये प्रश्न आपके सामने है, बच्चों वाला प्रश्न है, कोई भी किताब से पढ़िए, आपको ये प्रश्न बहुत ही आसान लैंग्वेज में मिल जाएगा। और इसमें यही एक फार्मूला लगाया गया होता है जिसमें x पहली संख्या होती है और y दूसरी संख्या होती है। पहली संख्या 30 है, इसमें वृद्धि हो रही है यानी 30% आपका प्लस में रहेगा। दूसरी संख्या 25 है, इसमें कमी हो रही है, तो जिसमें कमी होती है वो चीजें आपकी माइनस में रहती हैं। इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 30 हो जाएगा, माइनस के यहाँ पर आपका 25 रहेगा और प्लस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 30 और गुणे आपका कितना है 25 और नीचे हो जाएगा कितना 100। ये 0 0 कैंसिल कर दीजिए और 10 को कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका गुणा करेंगे तो 75 आएगा और 75 में जो आपका संख्या है वो 7.5 हो जाएगी, यानी पीछे से एक दशमलव लग जाएगा और यहाँ पर आपका 5 है ये है। तो जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, कितना 2.5। तो 2.5%। ये माइनस का चिन्ह क्या दिखाता है, ये माइनस का चिन्ह ये शो कर रहा है कि कमी हो रही है, 2.5 की कमी हो रही है, यानी कि विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है। आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो आगे बढ़ें। देखो ये भी बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही आसान है। इसमें
इसको फटाफट सॉल्व करो यार, इसमें क्या करना है, कितना आसान तो प्रश्न है, कोई इसमें दिक्कत तो वाली बात है नहीं। इसमें क्या करो, ये गुणा वाली जो संख्या है इसको अलग कर लो, ये भाग वाली संख्या जो है इसको अलग कर लो, और ये गुणा वाली संख्या इसको अलग कर लो। तो कुल मिला के आपके 3 सवाल बन गए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6, और माइनस का चिन्ह है। 4 का भाग इसमें देंगे कितना आएगा भैया, 4 3 12, सॉरी 4 दूनी 8 होता है, 4 3 12 कर दिया, जल्दबाजी में ऐसी गलती होती है। 4 दूनी 8 और 32 बचेगा, 4 4 कितना होगा 3 32, 4 8 32। ठीक है, और यहाँ प्लस का निशान है, इसको सॉल्व करो, 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 652। इसको सॉल्व करेंगे, 28 में से 6 घटाएंगे 22, और 22 लाके इसमें आप जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 674। कहाँ पर है, विकल्प सी है, तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो आज हम लोगों के पास मात्र 10 प्रश्न थे जो कि आपके खत्म हो चुके हैं। ये सारे प्रश्न आसान भी थे और कुछ 1-2 प्रश्न ऐसे थे जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना था। आपके इन 10 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए। और कुछ ही दिनों में हम लोग किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग एडुटेरिया जो आपके बिहार की बुक है एडुटेरिया, उसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा मजा नहीं आ रहा है। तो जो आपका किरण पब्लिकेशन है उसमें 25 प्रश्न दिए गए हैं, एक प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्न दिए गए हैं गणित के। तो इन 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट हम लोग जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे, और आप सभी लोग अपने मित्रों में भी दोस्तों में भी इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा जिससे अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।